हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। पिछली क्लासों में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए थे, एक बार जरा उनको फिर से देख लीजिए। जैसे हम लोगों ने फैराडे और लेंज का नियम दोनों को जब मिलाकर लिखते थे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र प्राप्त होता था वो प्राप्त होता था E बराबर माइनस का n डी फाई बाई डी टी, या E बराबर माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक, माइनस किसकी वजह से आता था? लेंज के नियम की वजह से। n क्या है? फेरों की संख्या, फाई क्या है? फ्लक्स, और t क्या है? समय। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक प्रेरित आवेश का सूत्र निकाला था, q बराबर n अपॉन आर फाई वन माइनस फाई टू। क्लियर है? इस पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब देखिए, और प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए लेंज के नियम से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल समझे थे। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल या उसकी धारा की दिशा बताने के लिए एक नियम हमारे पास और है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसके पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। ठीक, तो लेफ्ट और राइट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड वाले की पहले बात कर लेते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। क्या था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए, याद करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग याद करते हैं फादर मदर चाइल्ड से। फादर मतलब F, मदर M और चाइल्ड C। सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना होता है कि किसी रूल से हम लोग पता क्या करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी बल की दिशा। किसकी दिशा? बल की दिशा। मतलब हमारा जो टारगेट है वो ये थंब है, क्रम से FMC। FMC तो हमको पता क्या क्या होगा? हमको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट। ठीक, अगर थोड़ा सा जैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बेसिकली यूज करता हूं FBI। ठीक है ना, जैसे इंडिया में रॉ है, पाकिस्तान में ISI है, वैसे ही अमेरिका की एजेंसी है FBI। आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं और करंट को I से दिखाते हैं, फोर्स को F से दिखाते हैं। तो जो जिस तरह कुछ लोग फादर मदर चाइल्ड पढ़ते पढ़ाते हैं, हम FBI पढ़ते पढ़ाते हैं। तो F, B और I, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में करंट। अगर ये दोनों हमने कर लिए तो थंब की डायरेक्शन बताएगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है जो आपको बताया गया होगा, जिसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। ठीक है ना, राइट हैंड को इस तरह रखें कि फिंगर्स और थंब परपेंडिकुलर हो। ठीक है, फिर अगर जो फिंगर्स हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में हो और थंब जो है करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो पाम है वो बताएगी फोर्स की डायरेक्शन। खैर, अब राइट हैंड रूल में आ जाइए। तो राइट हैंड रूल में हम लोगों को ये वाली राइट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखना है। अब इसमें भी आप दिमाग में यही रखें, क्या? FBI। इस बार टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। हमें ये टारगेट है इस बार हमारा। तो राइट हैंड में भी हमने क्या किया? FBI कर दिया। अब देखो, इस बार टारगेट I है। ठीक है ना, क्या है टारगेट इस बार? I। तो यहां पे F क्या है जरा समझना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। वैसे F तो यहां पर क्या है? थंब। वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन।
मतलब गति की दिशा। पढ़ा था ना जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, तो डायरेक्शन बतानी है, ये डायरेक्शन। अब थोड़ा अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाएं दोनों को याद करने के लिए कि एक साथ याद हो जाए, तो कॉमन सेंस की बात यह है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मोशन होता है। ठीक, तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो हम मान सकते हैं अपने मन में कि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होगी। तो इस तरीके से ये दोनों रूल्स जो हैं वो सेम सेम हो जाते हैं। ठीक, ये केवल अपने समझने के लिए, एक ट्रिक बनाने के लिए है। बाकी थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन है। फिर आती है फोर फिंगर, मतलब जिसको फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं हम लोग, ये क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपका टारगेट है, ये बताएगी प्रेरित धारा की दिशा। तो इस तरीके से आप जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, पहले हम लोग इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर करेंगे। देखिए, दो चैप्टर से मिलके बनाइए, इसमें जो आपके शेड्यूल में टॉपिक है ईएमआई एंड एसी। ईएमआई मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो पहले हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पूरा पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस नए, कुछ क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पे पहुंचेंगे। गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ, नाम से ही क्लियर है कि कुछ मोशन की बात यहाँ पे होनी है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। ठीक है, इसमें एक आपके पास कंडक्टर है, कोई चालक है जिसकी लेंथ कितनी है L, और ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, जब डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन तो हम लोग करना नहीं है, तो यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं इमेजिनरी। ठीक है, और जब ये यहाँ आएगा तो इस लूप का जो एरिया है वो चेंज होने लगेगा। खैर, तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और ये क्या हो गई, लेंथ। तो जो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आता है वो आता है V क्रॉस B डॉट L। ये एक जनरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? ये जनरल, हर जगह सही है। ठीक, अब अगर हम ये वाला केस लें, पर्टिकुलर जो हमने केस यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ का मतलब जेड डायरेक्शन। ठीक है, जा रहा है ये एक्स डायरेक्शन में, और इसकी लेंथ है वाई डायरेक्शन में। देखिए तीनों परपेंडिकुलर हो गए, कुछ एक्स में है, कुछ वाई में और कुछ जेड में है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V क्रॉस B, V और B परपेंडिकुलर हैं, जेड और एक्स, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, और क्रॉस की जो दिशा होती है वो होती है दोनों के परपेंडिकुलर। तो जेड और एक्स के परपेंडिकुलर क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये वाई हो गया और ये भी वाई है, तो कॉस क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कब, जब V, B और L क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है ना, हो। तो जो E का फॉर्मूला हमको मिलेगा वो मिलेगा सिंपल BVL। क्लियर है, क्या मिलेगा, BVL।
ठीक, यदि प्रतिरोध R हो तो प्रेरित धारा I, जानते हैं क्या होता है V बटे R, तो यहाँ V का काम कौन करता है, E करता है, तो क्या हो जाएगा E बटे R। E का फॉर्मूला क्या है BVL और बटे में क्या है R। ठीक, और भी कुछ पूछा जा सकता है आपसे, तो सब कॉमन फॉर्मूले हैं क्या, चालक पर लगने वाला बल, मतलब ये जो कंडक्टर मूव कर रहा है इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो आप जानते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है IBL साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा कितना है 90, तो 90 है तो साइन 91 हो जाएगा। I की वैल्यू रख दो तो कितनी हो गई, BVL है तो कुछ इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए BVL बटे R, फिर यहाँ पे B यहाँ पे L, तो कितना हो जाएगा B स्क्वायर VL स्क्वायर बटे R। इस तरह आप फोर्स निकाल सकते हैं। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है पावर, शक्ति, तो P का सूत्र जानते हैं आप, होता है I स्क्वायर R, तो I का स्क्वायर कर दो, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बटे R स्क्वायर, और यहाँ पे एक R है, एक R से एक R कट जाएगा तो आ जाएगा B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बटे R। ठीक है, ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, जनरल फॉर्मूला हमने ये निकाला। अब इसके बाद तो ये कॉमन पिछले चैप्टर का फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो इतनी बातें नोट करें, फिर आगे बातचीत करते हैं। हाँ आए, कौन सा माल, अच्छा तुम्हारी गाड़ी में है क्या?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही मोशनल ईएमएफ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, गतिक विद्युत वाहक बल। अब इसमें मान लीजिए कि एक केस आपको दिया गया है, अगर हेडिंग में हम लोग बात करें तो इसको लिखते हैं हम लोग ईएमएफ ऑफ ए रोटेटिंग रॉड, ठीक है ना, मतलब घूर्णन करती हुई छड़ का विद्युत वाहक बल। अब मान लीजिए कि एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, एक रॉड है, ठीक है, और ये यहां से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। मान लीजिए घूमते घूमते किसी समय ये यहां पहुंची, कितना एंगल फॉर्म किया इसने, थीटा। तो यहाँ पे जो ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है, मान लीजिए इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, एल, तो फॉर्मूला बनता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। जब रोटेटिंग की बात करेगा तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन से देखिए, एक क्वेश्चन इसी बेस्ड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1000 फेरों तथा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी कुंडली को किसी कुंडली को 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। फिर आपसे आगे कह रहा है कुंडली को 100 ओम प्रतिरोध वाले किसी अमीटर से जोड़ा गया है। फिर आगे देखें, कह रहा यदि कुंडली एक 180 डिग्री से घुमा दी जाए तो उसमें प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। प्रेरित आवेश का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए N और R डायरेक्ट मिल गया यहां से। अब आपको केवल φ1 और φ2 चाहिए, ठीक है। तो सोचिए, देखिए फाई का सूत्र होता है BA cos थीटा, तो B ये है और A ये है। अब जरा थीटा का अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है, पहले क्या रहा होगा, 180 से घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा। कंडीशन आपको यहां पे दी हुई है, ठीक। प्रयास करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए।
चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें 1000 फेरे मतलब n आपको दिया है 1000, क्षेत्रफल 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला इसी का मात्रक है, 100 ओम का प्रतिरोध दिया है। कह रहा है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत रखी है। ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत रखी है। ठीक, मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो कुंडली को इसके तल के लंबवत रखना है, बात समझ में आ रही है। तो ये चला गया अंदर की तरफ, ठीक है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में, और मैंने कुंडली रख दी इस तरह। कुंडली कौन से प्लेन में रखी है? एक्स वाई प्लेन में। क्या एक्स वाई प्लेन जेड के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ की तरफ होगा? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मान लें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मान लेंगे। अगर मैग्नेटिक, देखिए जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत। तो अगर कुंडली ऐसे रखी हुई है, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए कुंडली है तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे, तो अगर ये कुंडली घूम के ऐसे चली गई, ये ऐसे रखी हुई है जैसे गोल गोल, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र भी कहाँ है? अंदर की तरफ। मतलब शुरुआती कंडीशन में जो थीटा है वो 0 है। फिर 180 घुमा दिया, जब 180 घुमा देंगे तो जो कुंडली ऐसे थी, जब 180 घूमेगी तो ये घूम के ऐसे पहुंच जाएगी 180, आधा रोटेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और एरिया वेक्टर बाहर, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 180। तो देखिए क्या लगाएंगे आप सूत्र, φ1 बराबर BA cos 0, cos 0 का मान 1 तो आ गया BA। फिर आप लगाएंगे φ2 बराबर BA cos 180, क्योंकि θ2 कितना हो गया? 180, cos 180 माइनस का 1 तो ये आ गया माइनस BA। क्या लिखेंगे? सिंस Q बराबर n बटे, हमेशा वैल्यू लास्ट में रखी जाती है, φ1 माइनस φ2, चलिए वैल्यू रख दें। n का मान है 1000, r का मान है 100, φ1 BA माइनस और φ2 कितना है? माइनस BA। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ मिलेगा 10, BA माइनस माइनस प्लस तो कितने हो गए? 2BA। अब वैल्यू रख दें तो 2 इंटू 10, B की वैल्यू 0.4 और A की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4। तो देखिए इस वाले जीरो से ये दशमलव हटा दीजिए, तो 4 का 2 में गुणा होगा तो 8 गुणे 10 की घाते माइनस 4 कूलाम, या इसको लिख सकता हूँ मैं 800 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम। तो ये हो जाएगा 800 माइक्रो कूलाम, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की घाते माइनस 6, अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन आता है तो। ठीक, फिर एक क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे भी कर लेते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, रोटेटिंग रॉड वाला। तो चलिए उसका भी एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिरे से जुड़ी एक लोहे की छड़ स्थिर सिरे के चारों ओर स्थिर सिरे के चारों ओर 200 रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग से घूर्णन करती है। यह छड़ 0.2 टेस्ला के
चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। क्या कह रहा है आपसे? केंद्र तथा छड़ के दूरस्थ सिरे के मध्य केंद्र तथा छड़ के दूरस्थ सिरे के मध्य, मतलब सेंटर और एक्सट्रीम पॉइंट। जैसे इस तरह की रॉड थी, इसको फिक्स कर दिया, ऐसे घूमेगी ये, तो ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर और एक्सट्रीम एंड यहाँ तक। छड़ के दूसरे दूरस्थ सिरे के मध्य विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए यदि छड़ की लंबाई 1 मीटर हो। छड़ की लंबाई कितनी दे दी? 1 मीटर। तो देखिए रेडियन प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? ओमेगा का। कितना दिया है? 200 रेडियन प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.2 टेस्ला और लंबाई दी है 1 मीटर। तो सूत्र सब जानते हैं, E बराबर 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, 1/2 B का मान 0.2, 1 का स्क्वायर और ये हो गया 200। तो 2 से इसको काटा तो ये आया 100, इस दशमलव से ये 0 और 10 दूनी 20। कितना आ गया? 20 वोल्ट। क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी तो इतना नोट कर लें, फिर आगे बातचीत करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है किसकी? स्वप्रेरण की। सेल्फ इंडक्शन। क्या है सेल्फ इंडक्शन, जरा समझिएगा। किसी कुंडली का वह गुण, देखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के 3 कंपोनेंट होते हैं। आर रजिस्टर, प्रतिरोधक, जिसका प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। कैपेसिटर, जिसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस। फिर एक होता है एल इंडक्टर, जिसकी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। इसी को बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अभी इसी पे आने वाले हैं हम लोग। तो जैसे ही आप एल को पढ़ लेंगे तो किसी वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट के तीनों कंपोनेंट ये आपको पता चल जाएंगे। किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन का मतलब क्या हो सकता है? या तो वृद्धि हो रही हो या क्षय हो रहा हो, मतलब या तो लॉस इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। धारा में परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाता है? स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक, क्यों हो रहा है ऐसा? उसका कारण भी है, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। पहले तो एक बार फिर इसको समझिए कि लिखा क्या है। इंग्लिश वाले मीडियम वाले जो हैं वो सुन लें और सुन के लिख लें। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट, इट अपोजेस द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। फिर से एक बार सुने। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज, इट अपोजेस द चेंज, काहे का चेंज? चेंज इन करंट। ठीक, द करंट, कौन सी करंट? फ्लोइंग थ्रू इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी समझते हैं। देखिए, हमने चुंबकीय क्षेत्र के जितने भी सूत्र पढ़े हों, कितने भी पढ़े हों, जैसे मान लीजिए B बराबर एक पढ़ा है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, एक पढ़ा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, फिर एक पढ़ा होगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर फिर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कितने भी फॉर्मूले हों, सब फॉर्मूलों में जो एक चीज़ सामने आती है वो ये है कि B प्रोपोर्शनल टू I, मतलब B समानुपाती किसके है? I के है। यानी करंट अगर बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था और स्टेट के प्रयोग में कि करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा। अब फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा। तो अगर करंट बढ़ेगी तो फील्ड बढ़ेगी और फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा मतलब फ्लक्स बदलेगा, परिवर्तित होगा। और फैराडे ने अपने नियम में ऑलरेडी बताया है कि फ्लक्स परिवर्तन से क्या होता है? विद्युत वाहक बल और धारा प्रेरित होते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये विरोध शब्द क्यों आया? क्यों? क्योंकि फिर लेंज का नियम आ जाता है जो कहता है कि प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करे जिससे वो उत्पन्न हुई है। तो किससे उत्पन्न हुई है? धारा के बढ़ने से। तो धारा में वृद्धि का विरोध, घटा तो फ्लक्स घटा तो उसका विरोध। बात समझ में आ रही है? तो स्वप्रेरण कहाँ से आया? यहीं से आया, फैराडे के नियम से ही आया। ठीक, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? ठीक।
अब देखिए बात करनी है किसकी, स्वप्रेरण गुणांक या इसी का नाम है स्वप्रेरकत्व। अगर इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या अगर इसकी लिखेंगे तो सिंपल में लिख देते हैं इसको सेल्फ इंडक्टेंस। ज़्यादा यही यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा छोटा है लिखने में, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अभी अभी हमने देखा I से रिलेटेड है B और B से रिलेटेड है फाई, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के। कहाँ से आया ये, करंट के प्रोपोर्शनल B और B के प्रोपोर्शनल फाई, तो फाई प्रोपोर्शनल हो गया I के। अब अगर समानुपाती का चिन्ह हटाना है तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा, उस नियतांक को L बोलते हैं। तो यहाँ बन गया फॉर्मूला LI, या L बराबर आ गया फाई अपॉन I। इसी को बोलते हैं L को सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो फाई का मात्रक अभी अभी आपने पढ़ा था वेबर, और करंट का मात्रक होता है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, इसी को बोल देते हैं हम लोग हेनरी। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका मात्रक क्या है, हेनरी। फिर आप चाहें तो इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन के फॉर्मूले कभी याद नहीं किए जाते। सबसे पहले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई वे में ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे, तो फाई का फॉर्मूला होता है बी ए, कॉस थीटा से कोई मतलब नहीं, नीचे करंट लिखी है। ठीक है, अब ये एरिया का तुमको पता है डायमेंशन, और करंट का भी पता है, बी बचा। अब बी का कोई फॉर्मूला सोचो जिससे उसकी डायमेंशन पता कर सके हम लोग, याद कुछ नहीं करना। तो कई फॉर्मूले हैं, जैसे बी का एक फॉर्मूला होता है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले पे जाएं, F बराबर बी आई एल साइन थीटा, साइन थीटा से मतलब नहीं क्योंकि एंगल जो होते हैं वो डायमेंशनलेस। तो यहाँ से बी का फॉर्मूला क्या आएगा, F अपॉन आई एल। इसको रख दो यहाँ, F अपॉन आई, एक आई पहले से है तो आई स्क्वायर, यहाँ एल आ गया। ठीक है ना, और ऊपर क्या बचा, ए बचा। देखो बी की जगह मैंने लिखा F अपॉन आई एल, एक आई पहले से था, ये आ गया। अब F की डायमेंशन सबको याद है, MLT माइनस 2, एरिया L2, करंट A2 और L मतलब L। इस L से ये L चला गया, ML2 T माइनस 2 और A ऊपर चला गया तो A माइनस 2। किसकी डायमेंशन आ गई, L की डायमेंशन आ गई। क्लियर है, अब जरा समझिएगा। सिंस फैराडे के नियमानुसार, फैराडे ने क्या कहा कि जब धारा बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा तो आएगा विद्युत वाहक बल। तो माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए डी फाई बाई डी टी। एन मैंने अभी नहीं लगाया, यहाँ पे लगाने को आप लगा सकते हैं। तो माइनस का डी बाई डी टी और फाई की जगह एल आई। एल क्योंकि कांस्टेंट है, माना है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को अवकलन से निकाला बाहर और यहाँ पे आ गया डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से दो चीज़ें कर सकते हैं आप, या तो ई का मैग्नीट्यूड ले लो तो माइनस खत्म, डी आई बाई डी टी, तो यहाँ से एल का सूत्र आ जाएगा ई अपॉन डी आई बाई डी टी। यहाँ से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, क्या होगा मात्रक, एम्पियर पर सेकेंड। आई बाई टी है ना, आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकेंड, तो जो एल है वो किसके बराबर आ जाएगा, ई के। मतलब अगर इसको हम 1 मान लें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इफ द रेट ऑफ चेंज इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, then the magnitude of induced EMF is equal to self inductance। यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा। अगर इस तरह नहीं डिफाइन करना तो यहाँ मत लगाइए,
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका बन के तैयार होगा वो तैयार होगा L बराबर E अपॉन माइनस डी आई बाई डी टी। जब माइनस का डी आई बाई डी टी लिखा है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ करंट, ठीक है ना, धारा क्षय की दर, धारा में कमी की दर। तो किसी भी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब बातें किसके लिए हो गई, एल के लिए हो गई। नोट करें इनको, फिर आगे चर्चा करते हैं। अरे नौकरी लग गई ना बात, अब शाम तक आना, अभी नहीं। ठीक है, कै बजे आएगा? कौन लड़का आएगा? तुम्हारा लड़का कि वो जो एक बार आया था? तुम कब आओगे अब? चलो ठीक, अब अभी चल रही है, कल मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं हाई हूँ 3-4 दिन।
चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। किस सोलेनॉइड की बात हम लोग करते हैं अपने सिलेबस में? आदर्श परिचालिका, आइडियल सोलेनॉइड। ठीक, चलिए सोलेनॉइड सब लोग जानते होंगे। एक कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोग वायर लपेट देते हैं, ठीक, और इसमें करंट फ्लो करा देते हैं। तो जो बी का सूत्र होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, परिचालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जहां स्मॉल एन क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा ये। क्या होता है इसका सूत्र? कैपिटल एन बटे एल। कैपिटल एन क्या है? कुल फेरों की संख्या, और ये एल क्या है? लंबाई। क्लियर है? क्या लिखते हैं देखिए जरा ध्यान से। सिंस एक फेरे से संबद्ध फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? बी ए, इसलिए कितने फेरे हैं? एन फेरों से संबद्ध मतलब एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा फाई टोटल, वो होगा एन बी ए। बी का मान म्यू नॉट एन आई, ए हो गया, एन लिखा हुआ है, म्यू नॉट लिखा हुआ है, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बटे एल लिख दिया, फिर ए लिख दिया और फिर आई लिख दिया। तो ये बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल इंटू आई। इसकी तुलना करनी है, कंपेयर। तुलना फाई बराबर एल आई से करने पर, तो देखिए फाई की जगह फाई है, आई की जगह आई है, तो जो बचा वो क्या है? एल। ये इस एल और इस एल से कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं इसको स्मॉल एल कर देता हूं। ये लंबाई है और वो क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल। यहां से कुछ और भी पता चलता है, एल का मान केवल कुंडली की ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ठीक है ना, फेरों की संख्या, तथा म्यू नॉट किसको बता रहा है? माध्यम को। माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, इसको भी नोट कर लें।
तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की हुई हैं। अब इस चैप्टर में जो बचता है हम लोग के पढ़ने के लिए, उसमें केवल अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन ही बचता है। तो अगली क्लास में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, कुछ नए और कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।